बजिंग स्टॉक्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट है क्योंकि इस समय चल रहे हैं Q4 के नतीजे। बहुत सारी खबरें आ रही हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके शेयर पे कोई नेगेटिव खबर हो और आपको पता ही ना हो, या कोई पॉजिटिव खबर आने वाली हो, तो वहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे बजिंग स्टॉक्स में खबरों वाले शेयरों की, और खबरों के चलते जहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम, और रणनीति तय करेंगे आप तमाम विश्लेषण को सुनने के बाद। तो चलिए एक करके लेकर के आते हैं शेयरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। शानदार नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने। 5728 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने चौथी तिमाही में 7130 करोड़ रुपए का मुनाफा दे दिया है, जमा कर दिया है। तो ये काफ़ी शानदार रही है। Q1Q बेसिस पे भी मुनाफा बढ़ा है। NII की बात करें, यहाँ पर 11.5% की बढ़त देखने को मिली है। ये 13,079 करोड़ रुपए रही है चौथी तिमाही में, जो ब्याज से आए हैं कंपनी की। कामकाजी मुनाफे की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि 15% का इजाफा मिला है, बढ़ा है, और 10,536 करोड़ रुपए का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा NPA में भी गिरावट देखने को मिली है। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। ये करीब 1.58% से घट करके 1.43% रहा है। तो शानदार नतीजे, शानदार नतीजों का असर देखने को मिल रहा है, और ये 3% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी आज सुबह, और अब जो है ये शेयर 6% ऊपर हो गया है। काफ़ी शानदार मूव सर। इस तरह के बैंक हिलते नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाता हुआ। एक्सिस बैंक पे आपकी राय क्या होगी? शानदार नतीजे और उसके बाद अब 6% ऊपर। विपुल जी, री रेटिंग वाला कैंडिडेट हो सकता है। रिजल्ट्स काफी अच्छे थे और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी तेजी जरूर जारी रहेगी। अगर आप आज के वॉल्यूम्स में देखें तो काफी हफ्तों के बाद एक बड़ी इंट्राडे वॉल्यूम आज बड़ी देखने को मिल रही है। जहां तक शॉर्ट टर्म के टारगेट से 1170 तक के मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, जो कि रिसेंट हाई से मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक आपको आने वाले दिनों में 1200 तक की जर्नी दिखाता हुआ नजर आएगा। तो जिनके पास भी है उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1170 और 1200 ये दो ऊपर में टारगेट रहेंगे। हो सकता है डिप आपको देखने को मिले अगेन 1100 के आसपास, जब भी मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट नजर आए तो 1100 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां पर फ्रेश एंट्री भी करके चल सकते हैं। ठीक, ये राय निकल करके आती हुई। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आई है अगली खबर, और ये खबर जो निकल करके आई है वो आई है भारत फोर्ज को लेकर के। आपको बता दें, भारत फोर्ज में जो आज तेज़ी देखने को मिल रही, कारण है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से जो है वो शेयर को जो है डबल अपग्रेड किया गया है, और काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। शेयर पर रेटिंग जो है वो पहले अंडर परफॉर्म थी, और अंडर परफॉर्म से सीधे बाय कर दिया गया है, और साथ साथ इनका जो लक्ष्य है उसमें भी बढ़ोतरी 1000 रुपये से बढ़ा करके 1450 रुपये कर दिया गया है। तो ये है भारत फोर्ज की कहानी। भारत फोर्ज में आज काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही शेयर काफ़ी तेज़ जो है कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह 6% के आसपास की तेज़ी थी जब हमने खबर बनाई थी, और अब करीब करीब 8% ऊपर होता हुआ, 7.25% से ज़्यादा की तेज़ी भारत फोर्ज के अंदर देखने को मिल रही है। इस शेयर में भी काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। पिछले एक महीने में 16-16.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। सर, क्या सलाह रहेगी भारत फोर्ज पे? ये जो बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से डबल अपग्रेड किया गया, अभी ये अपसाइड और बाकी रह गया यहाँ पे सर अभी? देखिए विपुल जी, एक न्यूज की वजह से जहां से इसके रिजल्ट्स देखने को मिले वहीं से वापस स्टॉक उसी लेवल के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। 1300 के आसपास चल रहा है और मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक अगेन अपने नए हाइस की तरफ बढ़ रहा है, और हो सकता है आपको 1370 1390 तक के टारगेट्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली डबल अपग्रेड कम स्टॉक्स में आते हैं किसी भी फॉरेन ब्रोकरेज की तरफ से। आज एक डबल अपग्रेड आया तो क्लियरली मुझे लग रहा है उसका इम्पैक्ट आज भी देखने को मिलेगा, हो सकता है आने वाले दिनों में भी देखने को मिले। तो जहां तक टेक्निकल्स की बात है, 1380 1370 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जी, चलिए इस बीच जो है नीतू त्यागी जी कह रही हैं, विपुल जी वोडाफोन पे आपका व्यू क्या है, अभी बाय कर सकते हैं क्या? मैम वाह, क्या IPO सेगमेंट अभी थोड़ी देर में आएगा, इसके बाद उस पर आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे। तो बने रहिए कार्यक्रम के आखिर तक, जो है निश्चित रूप से जो है आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था, यहाँ पर बड़ा एक्शन लिया गया है RBI की तरफ से। RBI ने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग से नए ग्राहक जोड़ने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, और ये रोक तत्काल प्रभाव से लगाई गई है। अब बैंक जो है नया क्रेडिट कार्ड भी नहीं जारी कर सकता है। हाँ, जो पुराने चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन नए क्रेडिट कार्ड शुरू करने से रोक दिया गया है। 2022-23 का पूरा मामला है, और कहा यह गया कि गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के चलते ये रोक लगाई गई है। क्या कुछ गलतियां हुई हैं, किस चीज़ों का पालन नहीं किया है,
और क्या आगे भी कोई एक्शन हो सकता है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। और आरबीआई की सख्ती के चलते शेयर में आज 9% से ज़्यादा की गिरावट शुरुआती सत्र में ही देखने को मिल रही थी। सर कोटक का क्या होगा अब तो 11% टूट गया है। क्या अभी ये मान के चलें कुछ दिन तक ये गिरावट रहेगी, क्योंकि ये बड़ा फैसला है कि कंपनी की ग्रोथ एक तरीके से रुक गई है, नए ग्राहक नहीं जोड़ सकती, नए क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकती, कम से कम ऑनलाइन नए ग्राहक नहीं जोड़ सकती। आपकी राय क्या होगी कोटक महिंद्रा बैंक? विपुल जी, इनका एक काफी फेमस सेगमेंट है, अगर आपने भी सुना होगा, 811 जो अकाउंट है। 811 का मतलब यही है कि जो डिमोनेटाइजेशन की डेट थी 11 नवंबर, 8 नवंबर सॉरी, उसी के आसपास की उसी का थीम लेके इन्होंने 811 ऑनलाइन अकाउंट का जो थीम थी वो शुरू की थी। वहां से ही इनके काफी कस्टमर्स एक्विजिशन होते हुए नजर आए। और यूजुअली अगर आज का टाइम भी देखें तो मेजर ऑफ द जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स की ऑनबोर्डिंग होती है वो ऑनलाइन ही देखने को मिलती है। तो उसका एक जरूर इम्पैक्ट स्टॉक पे देखने को मिलेगा। और जब तक ये बैन नहीं हटता, एक एक आप कह सकते हैं एक ओवरहैंग स्टॉक पे बना रहेगा। नो डाउट कोई बड़ा इम्पैक्ट फाइनेंशियली कोई बड़ा इम्पैक्ट ऐसा कुछ मार्केट मान के नहीं चल रहा, पर चूंकि कोटक एक बड़ा ब्रांड है और ब्रांड का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलता है और ब्रांड का वैल्यूएशन भी मार्केट स्टॉक को देता है। उसी वजह से स्टॉक में आज 10 से 11% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जहां तक टेक्निकल्स की बात है, मुझे लग रहा है स्टॉक मेजर अपने सपोर्ट्स ऑलरेडी तोड़ चुका है। 1650 1660 के आसपास की सपोर्ट थे, अभी भी काफी उसके नीचे ही चल रहा है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक आपको नेक्स्ट यहाँ से भी 4 से 5% की गिरावट और दिखा सकता है, क्योंकि एक बड़े ब्रेकडाउन हुए हैं और ओवरऑल स्टॉक में वॉल्यूम्स के साथ बड़े ब्रेकडाउन हुए हैं और न्यूज का भी एक इम्पैक्ट है। इसलिए नई खरीदारी की सलाह फिलहाल नहीं है। हो सकता है यहाँ से भी 4 से 5% की गिरावट स्टॉक में और देखने को मिले। ठीक, तो यही राय यहाँ पर निकल करके आती हुई कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। और इस बीच अगले कंपनी जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल के आई। कोचिन शिपयार्ड बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आ जाए थे, इसीलिए हमने आपके सवाल नहीं लिए, ताकि इसको हम डिटेल में खबर क्या है ये बता दें पहले आपको, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो अभी अरुण जी से पूछ लेते हैं। तो अगर आपके पास हैं या फिर आप लेना चाह रहे हैं तो ये खबर देखिए कि हुआ ये है कि म्यूचुअल फंड और एफपीआईज ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाई है। और मार्च में एफपीआईज ने हिस्सेदारी 4.1% से बढ़ा करके 5.23% की है, यानी करीब 1% स्टेक जो है वो बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि और म्यूचुअल फंड की तरफ से 12 म्यूचुअल फंड की मार्च में जो हिस्सेदारी रही है वो रही है 2.13% की, जबकि दिसंबर के महीने में म्यूचुअल फंड की जो हिस्सेदारी थी, हालांकि उस पर में 9 ही म्यूचुअल फंड जो है निवेशित थे, इसमें 1.87% थी। तो ये नया नंबर जो है वो सामने निकल करके आए हैं और उसके चलते शेयर ने 5 दिन के अंदर 25%, 1 महीने में 53% और 6 महीने में 194% का रिटर्न दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यहाँ से भी और रैली देखने को मिल सकती है, ये अरुण जी से पूछते हैं। सर, आज भी अगर हम देखें कोचिन शिपयार्ड में सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है और अच्छी मजबूती है यहाँ पर, इस पूरे क्षेत्र में ही मजबूती है। 5% से ज़्यादा ऊपर ट्रेड करता हुआ चार्ट देखिए, एक तरफा ही बिल्कुल चलता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर। ये क्या करें सर, अभी भी क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि एक साल के अंदर 440% का रिटर्न, मतलब डिफेंस शेयरों में मुझे लगता है कि सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में से एक है कोचिन शिपयार्ड। तो जी, आपने सही कहा, स्टॉक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है और टेक्निकली यहाँ से भी स्टीम जरूर बाकी है, पर अगेन बड़े रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ऑलरेडी स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिली है। 1360 1340 के आसपास अभी भी ये स्टॉक चल रहा है। तो नई खरीदारी की राय तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि एक बड़ा करेक्शन हो सकता है स्टॉक में देखने को मिले। टेक्निकली रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 1390 और 1415 ये दो टारगेट्स ऊपर में निकल के आ रहे हैं। तो जिनके पास भी है उनको होल्ड करने की सलाह है, नई खरीदारी की सलाह नहीं है। एक डिफेंस वाला स्टॉक मैंने चुन चुन के सेगमेंट में रखा है, तो अगर किसी को डिफेंस स्टॉक में बाई करना है तो उस स्टॉक में आप नजर रख सकते हैं। वो स्टॉक अभी तक इतना चला नहीं है, पर हो सकता है नेक्स्ट जो मोमेंट है हो सकता है उस डिफेंस स्टॉक में देखने को मिले। तो अगर डिफेंस थीम में रहना है तो आप चुन चुन के सेगमेंट से वो स्टॉक डेफिनेटली ले सकते हैं, वहां पे अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, रक्षा क्षेत्र में आपकी रुचि अगर है, डिफेंस को प्ले करना चाहते हैं तो एक शेयर बताया जाएगा। बाकी आप लोग गेस करते रहिए, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कितने लोग सही गेस कर पाते हैं। और अगर किसी ने सही गेस किया, अरुण जी कौन सा शेयर डिस्कशन करने वाले हैं, तो फिर जो है उनका प्रश्न और उनसे बातचीत फिर हम आज या तो कल में करते हैं और वो बधाई के पात्र होंगे। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को लेकर के आते हैं। एमएस के शेयर में देखते हैं क्या कुछ एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज में नतीजे आए हैं।
एमएस फाइनेंशियल के नतीजे अच्छे रहे हैं। चौथी तिमाही मुनाफा 23% बढ़ा है और ये 69.36 करोड़ रुपए रहा बढ़ करके। इसके अलावा कंपनी की आय में हम देख रहे हैं 24.15% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 345.75 करोड़ रुपए रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे साल भर की, तो पूरे साल भर में भी बढ़ोतरी अच्छी रही है मुनाफे में, वो करीब 23.5% बढ़ करके 251 करोड़ रुपए रहा है। आय की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी मजबूती रही है पूरे साल भर के अंदर, ये करीब 31% बढ़ी है और ये बढ़ करके 1280 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि 6% के आसपास की मजबूती आज शुरुआती कारोबारी सत्र में यहाँ पर देखने को मिल रही थी और अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर मजबूती बनी हुई है और ये 6% से ऊपर ही कामकाज करता हुआ एमएस फाइनेंशियल का शेयर। सर, एमएस फाइनेंशियल नतीजे अच्छे नतीजों के चलते एक अपमूव है यहाँ पर, आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, नतीजे काफी अच्छे थे और ओवरऑल मुझे लग रहा है टेक्निकली एक बाउंस आ सकता है 340-45 तक एक बार उछाल देखने को मिल सकता है, जो क्योंकि ओवरऑल स्टॉक अभी भी साइडवेज है, कोई बड़े टेक्निकल ब्रेकआउट्स नजर नहीं आ रहे, पर जिन्होंने भी ऊपर बाय किया हो सकता है उनको एक एग्जिट देखने को मिले। तो फ्रेश खरीदारी के लिए तो डेफिनेटली नहीं है, पर जिनके पास भी है वो होल्ड करे। 345-350 तक एक बार स्टॉक उछाल दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में, तो वहां पे आता है तो एक बार का एग्जिट करने की राय रहेगी, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक अभी भी एक रेंज बाउंड है, कोई बड़ी टेक्निकल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के संकेत अभी भी चार्ट पे नजर नहीं आ रहे। जी, चलिए इस बीच जो है अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं, और ये है आरवीएनएल। हम बात कर रहे हैं लगातार रेलवे शेयरों को लेकर के। दक्षिण रेलवे प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने, आपको बता दें कि सबसे कम बोली लगाई है, L1 बिडर है कंपनी, लोएस्ट बिड की है, तो ये ऑर्डर उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये जो ऑर्डर मिला है ये आपको बता दें ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग लगाने के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है और करीब ये जो ऑर्डर है वो 239 करोड़ रुपए का है, जिसको कि कंपनी को 900 दिन के अंदर वो कंप्लीट करना होगा और ये दक्षिण रेलवे से मिला हुआ है। 24 अप्रैल को आपको बता दें कि कंपनी को एक और ऑर्डर मिला था, लेकिन वो जेवी के साथ मिला था। एक कंपनी के साथ कंपनी ने जेवी की है और इस पूरी जेवी में 51% हिस्सेदारी आरवीएनएल की है और यहाँ पर जो है हमने देखा 400 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर था। पिछले एक महीने में 10% और 6 महीने में 90% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आरवीएनएल सर काफ़ी शानदार, यहाँ पर इसने भी लोगों की कमाई कराई, लेकिन अब जैसा कि थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ा एक दायरे में कामकाज कर रहा है। अभी कैसे देख रहे हैं सर आरवीएनएल को? लगातार ऑर्डर मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। नहीं विपुल जी, अगेन आरवीएनएल, इरकॉन थोड़े स्टॉक चल चुके हैं। ये बात पिछले काफी शोज से भी हमने डिस्कस किया था, स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। काफी ऑर्डर्स भी रिसेंटली इनको देखने को मिले, तो 295-300 के आसपास एक बार स्टॉक डेफिनेटली अटक सकता है, तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक करने की राय जरूर रहेगी। ओवरऑल रेलवेज में ऑलरेडी मैंने कहा दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं अभी भी। ओवरऑल राइट्स में मुझे लग रहा है मोमेंटम आ सकता है। सेकेंड आईआरएफसी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, उस पर भी एक मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। तो अगर रेलवे में बाय करना है तो आईआरएफसी और राइट्स को देख सकते हैं, वहां पे मूवमेंट अभी आया नहीं है, हो सकता है आने वाले दिनों में वहां पे एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिले। ठीक, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए, और इस बीच फिलहाल बजिंग स्टॉक्स को अब यहीं पर समेटते हैं।